तो हम लोग कर रहे हैं बियॉन्ड अर्थ द साइंस चैप्टर 12th। हम लोग साइंस के चैप्टर 12th पे आ गए हैं। तो नुब्रा स्टोरी शुरू होती है। बियॉन्ड अर्थ का क्या मतलब है? अर्थ से बाहर। अर्थ से बाहर क्या है? नुब्रा एक बहुत सुंदर से एरिया में रहती है, लद्दाख। वो एक 11 ईयर ओल्ड गर्ल है, यंगडोल एंड सॉरी, नुब्रा जो है रीजन का नाम है, लद्दाख में एक एरिया का नाम है। वहाँ पर एक सुंदर यंगडोल जो है 11 साल की लड़की, और एक उसका ट्विन ब्रदर है जो डॉर्जेल, वो रहते हैं उसी रीजन के एक विलेज में। ठीक है। तो ये नुब्रा का है लद्दाख का, इंडिया में। ये लव देयर सराउंडिंग, वो अपनी सराउंडिंग्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके सुंदर सुंदर जो पहाड़ है, जो चोटियाँ हैं, जो ग्लेशियर्स क्या होते हैं? जो पहाड़ बन जाते हैं बर्फ़ के जमे हुए। बट देयर फेवरेट इज़ द नाइट स्काई। और जब रात की जो स्काई होता है, आसमान जो उसमें तो छोटे छोटे तारे वगैरह चमकते हैं, उसको वो बहुत पसंद है। व्हेन द एंटायर स्काई इज़ लिट अप विद थाउजेंड ऑफ स्टार। द वेदर जो है नुब्रा में ज़्यादातर क्या है? क्लाउडलेस रहता है, मतलब वहाँ पर बादल नहीं आते हैं। विद ऑलमोस्ट नो एयर और लाइट पोल्यूशन। वहाँ ना तो हवा का प्रदूषण है और ना ही लाइट का प्रदूषण है। और जो नाइट स्काई है वो बहुत क्लियरली विजिबल है। रात के बाद रात यंगलोर और डोरजे ऑब्जर्व करते हैं कि स्टार, और एक बहुत ज़्यादा सुंदर सा एक्सपीरियंस करते हैं वो इमेज। ग्रोइंग अप, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो देखते हैं, सुनते हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अपने स्टार्स के बारे में अपने बड़ों से। दे हैव हर्ड, उन्होंने सुना है कि हाउ सम पर्टिकुलर स्टार जो है क्लियर में, वो हेल्प करते हैं कारवा को पासिंग थ्रू नुब्रा इन फाइंडिंग डायरेक्शन। जब वहाँ पर पहले जब है हमारे एंशियंट दिनों में, जब हमारे पास रास्ता फाइंड आउट करने के लिए गूगल मैप्स वगैरह नहीं होते थे, तब लोग कारवा किस तरीके से पास करते थे? स्काई की हेल्प से करते थे। वो तारों की हेल्प से करते थे कि तारा किस डायरेक्शन में है, उस तरीके से वो लोग करते थे पुराने दिनों में। तो वो चकित हो गए कि कितना और कितने बड़े स्टार्स हैं, वो कितनी कितनी दूर तक ये फैले हैं। तो उन्होंने खुद भी आपस में ट्राई करा सारे स्टार्स को देखते हुए कि कुछ सिमिलर पैटर्न्स उन्होंने ढूंढे। जैसे अगर एक सिमिलर पैटर्न का एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर। तो उन्होंने नोटिस किए, कोई एक पैटर्न ड्रॉ किया कि यहाँ पर 4 स्टार है तो मतलब वो स्क्वायर बन गया। इस तरीके से उन्होंने कुछ इमेजिनरी लाइन से उनको कनेक्ट करना सोचा, जैसे डॉट्स और लाइंस को। तो यहाँ पर कुछ पार्ट है ड्राइंग के, आपको इसके अंदर कोई पैटर्न बनाना है, और उस कोई भी और पैटर्न को भी आप बना सकते हैं, कोई भी पैटर्न जो शेप आप चाहते हैं। अपने पैटर्न्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कोई स्टोरी सुनाइए एक दूसरे को। आप देखेंगे कि एवरीवन पैटर्न नेम और स्टोरी जो है वो डिफरेंट होंगी। इज़न्ट इट फन? क्या ये फन नहीं है जब सब लोग अपनी अपनी स्टोरी सुनाए? तो अब स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस होते क्या है? क्या आपने देखा कि जो स्टार्स का पैटर्न्स आपने फाइंड आउट किए हैं, ये सिर्फ मस्ती के लिए किए हैं या इनका कुछ यूज़ भी हो सकता है? तो आइए समझते हैं इनका क्या यूज़ हो सकता है। रात को जब हम स्टार स्काई में देखते हैं तो हमें बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। कुछ स्टार बहुत ब्राइट होते हैं, कुछ थोड़े डिम होते हैं, मतलब कुछ तो बहुत ज़्यादा तेज़ चमक रहे होते हैं, लेकिन कुछ कम चमक रहे होते हैं। स्टार्स जो है वो खुद की लाइट से चमकते हैं। कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स है वो एक पैटर्न बनाते हैं विद द शेप फैमिलियर थिंग्स, जो हमारी फैमिलियर है। कई बार आपने देखा होगा रील्स में या फेसबुक गूगल पे देखा होगा, लोग फ़ोटो डालते हैं कि देखिए शिव जी भगवान बन गए, लिए घोड़ा बन रहा है, स्टार से कोई ट्रायंगल बन रहा है। इस तरीके से लॉन्ग है, बहुत साल पहले क्या होता था, स्टार्स को जो ना रात में देखने आना, ये बहुत फेवरेट पास टाइम होता था हमारे बड़े लोगों का, क्योंकि उनके पास मोबाइल टीवी नहीं होते थे। वो लोग रात को अगर उन्हें टाइम पास करना होता तो वो स्काई के नीचे बैठते थे, पैटर्न्स फाइंड आउट करते थे, पूरी रात बैठ के स्टार्स देखते थे। तो उन्होंने कुछ ऐसे पैटर्न्स को फाइंड आउट किया जो सिमिलर हैं एनिमल्स के थ्रू, चीज़ों के से मिलते हुए कैरेक्टर्स हैं जो स्टोरी में वो अपने आप ही बना लेते थे कि शिव जी भगवान दिख रहे हैं। इस तरीके से मतलब वो बैठे बैठे वो उनका फेवरेट गेम होता था एक तरीके से। तो बहुत सारे कल्चर ने अपने अपने जो पैटर्न्स हैं उनकी स्टोरी के अकॉर्डिंगली उनको नाम भी दिए हुए हैं। इन इमेजिनरी शेप्स को ये जो इमेजिनरी शेप है ये हेल्प करती थी स्टार्स को रिकॉग्नाइज करने में। मतलब वही शेप कल भी बन रही है तो वो स्टार्स को रिकॉग्नाइज कर लेते थे, ये कल वाला स्टार ही है। ओके। तो रिकॉग्नाइज स्टार को करना और उनके पैटर्न्स को करना बहुत एक यूजफुल स्किल होती थी पुराने ज़माने में रास्ता देखने की, क्योंकि
बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो आज के टाइम पे हमारे मैप्स है या कंपासेस है, मैग्नेटिक कंपास, उनसे भी पहले की बात हो रही है, वो लोगों को हेल्प करते थे। पर्टिकुलरली जो ट्रैवलर्स होते थे, सेलर्स होते थे, उनको डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करते थे सी ऑन लैंड में। और आज भी ये बहुत इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है एज अ बैकअप मेथड। सपोज़ आप नाव में हैं और पूरी नाव डूब गई है, आपके पास कंपास नहीं है, आपके पास फ़ोन नहीं है गूगल मैप करने के लिए, कुछ नहीं है, तो आज भी उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो स्काई को देख के अपना रास्ता जो है वो पता कर सके और एक इधर से उधर जा सके। पहले के ज़माने में बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स को एक पैटर्न के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता था। उन पैटर्न्स को बोलते थे कॉन्स्टलेशंस। करंटली जो है स्काई में इन स्टार्स के ग्रुप को कॉन्स्टलेशन के डिफाइन किया जाता है। हाउएवर सिंस इन कॉन्स्टलेशन द पैटर्न ऑफ स्टार आर ऑफन द मोस्ट प्रोमिनेंट, जो पैटर्न्स है वो हमेशा के लिए फिक्स रहेगा। द टर्म कॉन्स्टलेशन जो है आज भी हमारे ग्रुप के लिए, इस ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए यूज़ की जाती है। तो कुछ जो है फिक्स्ड पैटर्न्स को हमारी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाइड किया हुआ है। उनकी जो कॉन्स्टलेशन बाउंड्रीज है वो डिसाइड की गई है कहाँ से, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 20th सेंचुरी में। तो 88 कॉन्स्टलेशन ऐसे थे जो ऑफिशियली लिस्टेड हैं, उनके डायरेक्शन, उनके कोऑर्डिनेट्स लिस्टेड है, जो पूरी स्काई को, एंटायर स्काई को 88 ऐसे रीजन में बांटती है जिसे हम कॉन्स्टलेशन के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। बस इतना एरिया जो वो इस कॉन्स्टलेशन का, इतना एरिया है वो इस कॉन्स्टलेशन का है। कुछ कॉन्स्टलेशन आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे हमारा है कैंस मेजर, सीरियस है, देखो एक तरीके का जानवर दिख रहा है आपको, ये जो है वो ओरियन नाम दिया गया है इसको, ये है वो टॉरस नाम दिया गया। आप अपनी साइंस की बुक्स में भी पढ़ रहे हैं, यहाँ तो अभी छोटा है लेकिन धीरे धीरे आप डेप्थ में भी पढ़ेंगे। द रेड लाइन इंडिकेट्स, ये सारे वही उन्होंने बता रखा है कि इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये लाइन्स हमें स्काई में नहीं दिखती है, लेकिन जो ज़्यादा चमकते हैं तारे उनको इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, कुछ ही इन्होंने ये दिया हुआ है, सिरस, ओरियन, टारस, कृतिका, रोहिणी। आपने नक्षत्र सुने होंगे, इंडिया में नक्षत्र बोलते हैं, इंडियन एस्ट्रोनॉमी में एक टर्म है नक्षत्र, जिसे डिनोट किया जाता है ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए। मतलब जो इसे हम कॉन्स्टलेशन बोल रहे हैं उनको हम लोग इंडिया में बोला जाता है नक्षत्र, और उन्हीं के थ्रू जो है हम लोग टॉरस, जो हमारा कॉन्स्टलेशन है, इसको हम प्लेडस कहते हैं। कृत्तिका, जो हम हिंदी में कहते हैं कृत्तिका, एल्बेड्रम है, ये है, इसको हम बोलते हैं रोहिणी। तो आपने सुना होगा कि ये कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है, ये कृत्तिका में हुआ है, ये रोहिणी में पैदा हुआ है। तो ये हमारे इंडियन जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उसके थ्रू मैच किया गया है, उनके थ्रू ये नाम दिए गए हैं, और इनकी बहुत एक अलग ही कहानी है। हम इंडिया में हर बच्चे के बर्थ को जोड़ते हैं इन नक्षत्र से, तो वो डिफरेंट है। अभी हम साइंटिफिक बात करें तो जो अलग अलग जो पैटर्न्स हैं, द बिग डिपर यानी बहुत तेज़ चमकने वाले, एंड द लिटिल डिपर जो कम चमकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि 12.4 में जो बिग डिपर है ये होते हैं आपके, और लाइट डिपर है जो छोटा सेम शेप बना रहे हैं लेकिन कम चमक रहे हैं, तो इन्हें हम पोल स्टार बोलते हैं। बिग डिपर है जो द पोल स्टार, और पोलरिस जो है लाइट डिपर है। द पोल स्टार अपीयर स्टेशनरी इन द नॉर्थ डायरेक्शन, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन के बिल्कुल सीधा आपको अपेयर होंगे, जो ये हेल्प करते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन जो है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में किस साइड है, वो उस साइड जाने के लिए अगर कोई गुम हो रहा है तो वो नॉर्थ में अगर जाना चाहता है तो वो उस तरीके से जाता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इंडियन उसमें, इसको बोला जाता है सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब 7 तारे हैं। यहाँ पर आप देखिए 7 पॉइंट्स हैं जो वाइट कलर के हो रहे हैं, इन्हें बोला जाता है सप्तऋषि। द बिग डिपर लाइज इन द कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर, वाइल द लिटिल डिपर होते हैं जो वो उर्सा माइनर में होते हैं। बिग डिपर को हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं, और पोल स्टार को हम बोलते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्योंकि नॉर्थ के बिल्कुल टॉप में बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, इसलिए। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग इन कॉन्स्टलेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द रीजनल स्टोरी। अगर हम रीजनल स्टोरी जो हमारे इंडियन स्टोरीज़ हैं उनको हम एक बार अलग कर दें, तो बहुत सारे जो जंगल हैं, कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइब्स हैं, उनकी खुद की स्टोरी भी है। उनके अलावा जो स्टोरी हम सुनते हैं उनके अलावा उनकी भी खुद की स्टोरी है। जैसे बिग डिपर में जो सप्तऋषि है उसमें जो 4 स्टार रेक्टेंगल बनाते हैं वो ट्राइब्स उसको ग्रैंड मदर
स्कोट के नाम से कहते हैं, और 3 थीव्स को कहते हैं अदर 3 स्टार स्टीलिंग इट, कि वो 3 जो स्टार है वो 4 जो ग्रैंड मदर है उसको चुरा रहे हैं। फिशरमैन जो है वो कहते हैं कि 4 स्टार जो है वो बोट है और लास्ट 3 स्टार है वो बोट की गर्दन है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग स्टोरीज है, अलग अलग नाम है इनके। अब है हमारी नाइट स्काई वॉचिंग। नाइट स्काई क्या है, अगर एक बहुत क्लाउडलेस नाइट है, मतलब अभी जैसे सर्दियाँ चल रही है तो अभी नहीं, लेकिन नॉर्मल जो गर्मियों की नाइट होती है, अगर आपको पूरी क्लियरली क्लाउड दिख रहा है तो वहाँ पर आपको बहुत बड़े नंबर्स में आपको स्टार्स दिखेंगे। और अगर आप एक बड़े शहर में रहते हैं तो आपको ये दिखेंगे कि जो स्टार्स है वो रेयरली क्लियर होती है, तो फ्यू स्टार ही हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉल्यूशन, स्मोक और डस्ट बहुत ज़्यादा होती है और एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं जो घरों में जल जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो वो हमें कम दिखाई देती है। लेकिन अगर हम गांव में या ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर लेस लाइट पॉल्यूशन है, मतलब बहुत कम लाइटें जली हुई हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्टार्स एक साथ देख सकते हैं। मे बी आपके घरों के आसपास अगर बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो वो आपका व्यू भी ना देखने दें, तो नाइट स्काई बेस्ट व्यूड जहाँ पर ओपन डार्क एरिया, मतलब बिल्कुल ओपन खेतों वगैरह में जाकर अगर आप देखेंगे नाइट स्काई को, तो वो नज़ारा ही अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि लाइट्स जो पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग जो है इन्जॉय नहीं करते हैं नाइट के ऑब्जेक्ट्स को देखना। हम लोग क्या करते हैं, अपनी घरों की लाइटें जलाते हैं, बिना बात के वेस्ट करते हैं। क्या आप ट्राई कर सकते हैं कोई कॉन्स्टलेशन और स्टार हमारी चॉइस का हमारी लोकेशन से? तो नहीं, हर तरह के स्टार और हर तरह की कॉन्स्टलेशन हमारे घरों से इजीली नहीं दिखाई देती है, और हर प्लेस ऑफ अर्थ से वो नहीं दिखाई देती। अगर हम नॉर्थ में हैं तो हमें साउथ का जो पोल स्टार है या साउथ का जो वो हमें नहीं दिखे, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। तो आपको पर्टिकुलरली देखना पड़ेगा कि किस तरीके का कौन एक पर्टिकुलर जो कॉन्स्टलेशन है वो लुक करता है, किस साइड होगा वो नाइट में, और उसके फैमिलियर पैटर्न्स को हम लोग हो सकते हैं कि हम लोग मान लें कि ये वो कॉन्स्टलेशन है वो, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। अब अगर आप नाइट स्काई प्लान कर रहे हैं, स्काई मैप जो है एक वेरी हैंडी ऐप है जो स्टार कॉन्स्टलेशन और प्लैनेट्स को आप अपने मोबाइल फ़ोन से देख सकते हैं। स्टारलियम एक और ऐप है जो कंप्यूटर वर्जन है, फ्री टू डाउनलोड है, और उसके अंदर भी कुछ फीचर्स हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको नाइट स्काई के लिए एक तो गाइडेंस होनी चाहिए, आपके पास कोई बड़े होने चाहिए, एक बड़े जो ओपन एरिया है रात को वहाँ देखने के लिए, वहाँ पर लाइट्स नहीं होनी चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं हो सकते। इस तरीके का डेट और टाइम प्लान करिए कि जिसे आप आइडेंटिफाई कर सके भाई यहाँ पर क्लाउड नहीं होगा। चूज़ अ मूनलेस नाइट, ऐसी लाइट चुनिए जहाँ पर मून भी आपको नहीं दिखाई दे, तो ताकि पर्टिकुलरली आपको जो पोल स्टार है वो दिखाई दे। इट में भी यूज़फुल कि आप मोबाइल ऐप ले सकते हैं विद द स्काई मैप और इमेजेस प्रिंट कर सकते हैं कॉन्स्टलेशन के, ताकि आप अपना व्यू देख सकें कि किस तरीके से मिलेगा। आप एक मैग्नेटिक कंपास भी ले सकते हैं ताकि आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकें, और नोटबुक टू नोट और ड्रॉ योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को ले सकें। पर्टिकुलर डे और टाइम में जल्दी जाइए आइडेंटिफाइड प्लेस पे जहाँ पर देखना है, और वहाँ पर आधे घंटे के लिए वेट करिए। योर आइज टू गेट एडजस्टेड टू द डार्कनेस, मतलब लगातार आपको देखते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार देखा और आपको पैटर्न्स दिखने लगेंगे। जब आप लगातार अपनी आइज़ को वहाँ लगाए रखेंगे, देखेंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा पैटर्न्स और बहुत ज़्यादा जो है वो दिखाई देंगे। यू में इजीली आइडेंटिफाई बिग डिपर, जो बड़े बड़े ज़्यादा चमकने वाले हैं वो तो बहुत इजीली हमें दिख जाते हैं, लेकिन पोल स्टार भी हमें दिख जाता है, लेकिन जो छोटे चमकने वाले होते हैं वो जब तक आप गौर से नहीं देखेंगे आपको नहीं दिखाई देंगे। तो लगभग आप 9 बजे इसको देख सकते हैं। अर्लियर पार्ट है जो नाइट में, वहाँ दिख जाता है हॉरिजॉन। ये इन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से आप देखेंगे। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। इन इंडिया में ओरियन है जो बेस्ट व्यूड कब दिख सबसे अच्छा इंडिया में वो दिसंबर में से अप्रैल तक दिखाई देता है सनसेट के बाद। तो चलिए अभी हम दिसंबर टू अप्रैल वाले पीरियड में ही है, तो आप ये वाले देखिए। 3 ब्राइट स्टार एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन में लोकेटेड होंगे मिडल ऑफ द ओरियन। इमेजिन टू बी बेल्ट ऑफ हंटर, सपोज करो बेल्ट है हंटर की। इस तरीके से पहले 3 स्टार को आइडेंटिफाई करो। जैसे ही आपको 3 स्टार मिल गए तो आपको ओरियन भी मिल जाएगा। इट इज़ ईजी टू लोकेट द वेरी ब्राइट स्टार, जो बहुत ज़्यादा चमकता सितारा है वो है सीरियस, वो हमें दिख जाएगा सीरियस, विच इज़ लोकेटेड क्लोज टू द ओरियन, वो ओरियन के बिल्कुल पास में ही होगा। और उसके से इमेजिन करो एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है तीनों
जो हमने स्टार्स देखे थे उनके बीच में से, तो इस ईस्ट में ये मैं तो जो हमने शेप ऊपर देखी थी वो हो जाएगी। अब हम अपने बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम हमारे में क्या क्या होता है, उसमें होता है सन भी एक स्टार है। स्टार जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है सन हमारे, और एक्सट्रीमली हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है, एक स्फेरिकल बॉल है, ये हमें सबको पता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा सुंदर चमकता है दिन में भी। ठीक है, ये सन है जो वो हमें हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, और ये मेन सोर्स है जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। अब सन कितना बड़ा है, सन जो है लगभग हमारी अर्थ से डायमीटर में 100 गुना बड़ा है। मतलब अगर हमारी अर्थ का डायमीटर 1 किलोमीटर है तो उसका 100 किलोमीटर है। एंड स्टिल इट लुक्स सो स्मॉल, फिर भी हमें वो इतना छोटा दिखता है क्योंकि वो अर्थ से बहुत बहुत ज़्यादा दूर है। अगर सन से अर्थ के डिस्टेंस की बात करें तो 150 मिलियन किलोमीटर है, मतलब 150 लाख किलोमीटर दूर है हमारे से। एंड ये यूजफुल यूनिट है हमारी कि हम लोग किस तरीके से डिस्टेंस को नापते हैं। ओके, सन बीइंग द ब्राइटेस्ट, सन जो है सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है और सबसे बड़ा सोर्स है लाइट का और हीट का अर्थ के लिए। और ये हमारी मोस्ट जो एंशंट सिविलाइजेशंस है, बहुत पुरानी है, वहाँ पर भी पाया जाता है। सन को हम लोग सूर्य देवता की तरह पूजते हैं। हीट प्रोवाइड होती है जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो हमें इस तरीके से रहता है कि हम लोग उसमें ज़िंदा रह पाते हैं, लाइफ को पॉसिबल करता है। सनलाइट ज़रूरी है पौधों के लिए, एनिमल्स के लिए, फूड और ऑक्सीजन बनाने के लिए, हमारे ह्यूमंस के लिए खाना जो बनता है, क्लाइमेट चेंजेस आते हैं, वो सब कुछ हमारे अर्थ के है। सन भी एक स्टार है। हाउ इज़ दैट द सन इज अपेयर्स बिग, लेकिन सन जो है वो बहुत बड़ा है, लाइट अप करता है स्काई को, इसी वजह से जो है हम लोग दिन में तारे नहीं देख पाते हैं क्योंकि सन इतना ज़्यादा ग्लो करता है, जबकि सारे तारे जो हैं वो दिन में भी होते हैं लेकिन वो हमें दिख नहीं पाते बिकॉज हमारा सन इतना ज़्यादा ब्राइट करता है। रात को जब सन ब्राइट नहीं होता, जब सन नहीं चमकता, इसलिए हम लोग रात को इजीली तारों को देख पाते हैं। सन जो है वो हमारे साथ सबसे ज़्यादा क्लोज़र है, हेंस ये बहुत बड़ा दिखता है। फिर भी ये सन इसी वजह से जो है स्टार्स से बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि स्टार्स में सबसे पास हमारे पास सन ही है, इसीलिए सन हमें इतना बड़ा दिखता है। और वो जो स्टार्स है वो और भी बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो बहुत छोटे छोटे हमें दिखाई देते हैं। और कई स्टार तो हमें सिंगल पॉइंट की तरह ही दिखाई देते हैं। डे टाइम की वजह से बहुत, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सन जो है अप्रॉक्सीमेटली 2,69,000 AU, मतलब हमारा जो डिस्टेंस है सन से, दिस मीन्स जो सन की जो एक डिस्टेंस है वो इतने टाइम्स है। देयर आर मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट है स्काई में हमारी अर्थ के अलावा और सन के अलावा, तो जो है हमारा सोलर सिस्टम मिलके बनाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज जितने भी ये ऑब्जेक्ट होते हैं ये सन के चारों तरफ घूमते हैं। इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं रिवोल्यूशन। आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा प्लैनेट्स के बारे में, तो अब यहाँ पर दोबारा से रिवाइज करते हैं कि अर्थ और सन के अलावा भी कुछ प्लैनेट्स यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो अर्थ के सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। प्लैनेट होता क्या है, प्लैनेट एक बहुत बड़ा नियरली स्फेरिकल, मतलब पूरी तरह सर्कुलर शेप नहीं होती लेकिन नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होती है जो सन के चारों तरफ घूमता है। और हमारी अर्थ भी जो है वो जब सन के चारों तरफ घूमती है। फिगर 12.7 में आपको दिखाई दे जाएगा, अभी दिखाती हूँ। अर्थ जो है लगभग 1 साल लेती है पूरे सन का राउंड काटने के लिए। इसी तरह अर्थ की तरह ही अदर प्लैनेट्स भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। द अर्थ जो है अपनी एक्सेस पर भी घूमती है, मतलब फॉर फन रोटेशन अर्थ जो है 24 घंटे लेती है। मतलब पहले वो अपनी पोजीशन पे ही पूरा चक्कर लगाती है, फिर वो एक पोजीशन आगे मूव करती है। जैसे ये हमारा पूरा सन है, इसके चारों तरफ जब अर्थ चलती है तो हर पॉइंट पे रुकती है। यहाँ ले आते हैं, हर पॉइंट पे रुकती है, पहले खुद का एक चक्कर लगाती है जिसे हम एक दिन बोलते हैं, फिर वो एक दिन आगे चलती है। तो इसी तरह हमारे दिन बनते हैं और 365 दिन में वो पूरे सर जो है सन का राउंड काटती है। ठीक है, समझे? तो इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, सॉरी। तो ये है हमारे प्लैनेट्स। ओके, ये है सन,
हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड होते हैं छोटे छोटे टुकड़े जिसमें बहुत सारे मतलब टुकड़े होते हैं, बहुत सारे तारे जो गंध है हमारे इनका, वो जो गैसेस हैं फालतू वो इकट्ठे हो के पत्थर चट्टानों की फॉर्म में बन जाती है और वो स्काई में उड़ती हैं। ठीक है, वो होते हैं एस्ट्रॉइड। सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेन एंड नेपच्यून। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये 8 प्लैनेट्स हैं हमारे इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस। अगर सन से दूरी के बारे में बात करें तो हम उन्हीं उसी तरह इनको नापा जाता है कि सन के जो सबसे पास है, सन के सबसे पास हमारा मरकरी है, उसके बाद वीनस है, अर्थ जो है वो 3rd नंबर पे आता है। ठीक है। इनर 4 प्लैनेट्स नियरेस्ट टू द सन, सबसे अंदरूनी 4 प्लैनेट कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, जो छोटे हैं साइज में, और उनके ऊपर जो है सॉलिड सरफेस होता है, मतलब उनके ऊपर पत्थर वगैरह होते हैं। हमारी जो पुराने शास्त्रों में इनके नाम दिए गए हैं, बुध मरकरी को बोला गया है, शुक्र वीनस को बोला गया है, पृथ्वी अर्थ, मंगल मार्स को बोला गया है, बृहस्पति और गुरु जो है वो हमारे जुपिटर और सैटर्न है। ठीक है, तो अभी हमारे जो है एक बार ब्रेक लेते हैं, कोशिश करती हूँ मैं इसी पार्ट में इसको कंप्लीट करने की। ओके, तो वीनस जो है यूजुअली जो है वो सबसे ज़्यादा शाइनिंग ब्राइटली एट डॉन एंड डस्क, मतलब कॉमनली कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार। वो जनरली जो है वो सुबह में चमकता है, और द इवनिंग स्टार या फिर इवनिंग में, जबकि ये स्टार नहीं है, इसको जनरली बोल दिया जाता है। मार्स जो है वो रेड प्लैनेट है, बिकॉज वो है जो दूर से वो जो है लाल कलर का दिखाई देता है, क्योंकि जो मार्स पे जो मिट्टी है वो रेडिश कलर की है, इसलिए वो रेड सा दिखाई देता है, इसीलिए उसका नाम जो है लाल प्लैनेट या फिर रेड प्लैनेट पड़ गया है, तो जनरली बोल देते हैं। अर्थ का जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है वो किससे भरा हुआ है? पानी से। इस वजह से वो क्या होता है, दूर से ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। और जो बाकी 4 जो बड़े प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये बहुत बड़े हैं अर्थ के अकॉर्डिंगली, अर्थ के कंपेयर में, और जनरली जो है ये ज़्यादातर ये गैसों से बने हुए हैं। तो जाइंट गैसियस प्लैनेट्स जिसके अंदर फ्लैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसके चारों तरफ, जो पर्टिकुलर जैसे ये तो प्लैनेट है फील्ड, इसके तरफ राउंड राउंड जो है छल्ले हैं, जिसे हम बोलते हैं, इसे ये प्लैनेट्स हैं, इनको ज़्यादातर एनर्जी जो है वो सन से ही मिलती है। जितनी दूर ये हैं उतने ठंडे होते हैं, जितने पास हम उतने गर्म होते हैं। तो हम लोग 3rd नंबर पे हैं, इसलिए हम लोग ठीक है। जो सबसे दूर है वीनस है, जो वो सबसे ज़्यादा गर्म है क्योंकि वो सबसे पास है। मरकरी है, ऑल्दो ये दूर है, ये फिर भी ये थोड़ा ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पर है कि डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस तरह का एटमॉस्फेयर है, और वो अपनी उस हीट को, सन की हीट को कितना ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेता है। तो वीनस जो है ज़्यादा हीट खींच लेता है रादर देन मरकरी, जबकि मरकरी पास है, लेकिन मरकरी का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वो थोड़ा हीट कम एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन वीनस का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वो उसको खींच रहा है ज़्यादा, तो वीनस ज़्यादा गर्म है मरकरी से। देर एक और ऑब्जेक्ट है प्लूटो, जो सबसे ज़्यादा नेपच्यून से भी आगे है, दूर है, सन के राउंड करता है, लेकिन वो अर्थ से बहुत छोटा है, अर्थ के मून से भी बहुत छोटा है। लेकिन जब ये डिस्कवर हुआ था, इसको प्लैनेट बोला गया था, लेकिन धीरे धीरे उस जैसे बहुत सारे और स्मॉल ऑब्जेक्ट हुए, तो आईएयू ने इसको वापस से एक प्लैनेट नहीं बोला, इसको रीडिफाइन कर दिया, और अब ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट्स की तरह इसको प्लूटो को हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, मतलब पहले तो इंसान था लेकिन अब नहीं है, मतलब पहले ही एक प्लैनेट कंसीडर होता था लेकिन अब नहीं होना। हम लोग कैन वी आइडेंटिफाई ए प्लैनेट ऑल्सो द वे वी आइडेंटिफाई, क्या हम कॉन्स्टलेशन को जैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं दूर से आसमान में देखें, क्या हम लोग इनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो अमंग द प्लैनेट्स के बीच में हम लोग सिर्फ वीनस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चमकदार है, उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद सन और मून को भी कर सकते हैं, सन और मून के बाद हम वीनस को भी कर सकते हैं। मरकरी, मार्स और जुपिटर और सैटर्न है वो हमें दिखाई दे जाते हैं, लेकिन वो हमें शाइनिंग डॉट जैसे दिखते हैं, हमें वो स्टार्स की शेप में नहीं दिखते, वो सिर्फ डॉट्स दिखती हैं हमारी नंगी आंखों से, या तो हमें उसे देखने के लिए स्पेशल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो खरीदने पड़ेंगे। अनलाइक प्लैनेट, स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करते हैं, मतलब चमकते रहते हैं बार बार, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक ही लाइट जैसे बल्ब जला देते हैं, एक जैसा दिख रहा है हर बार, इसी तरह का दिख रहा है।
तो वीनस जो है वो हमें या तो डॉन में या डस्क में दिखाई देता है। जब हम ईस्ट में देखते हैं सनराइज़ से पहले तो हमें वो ईस्ट में दिखाई देगा। जब हम शाम को देखते हैं तो वो वेस्ट में हमें दिखाई देगा सनसेट के बाद। बाकी जो मैनी ऑब्जेक्ट्स है स्काई में वो हमारी डायरेक्ट आंखों से हम लोग देख सकते हैं, थोड़े से ब्राइटर, और जो बाइनोकुलर्स होते हैं या टेलीस्कोप होते हैं उनसे हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि जो डिम स्टार्स होते हैं उनको हम लोग अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते ये अच्छे से। तो हम लोगों को टेलीस्कोप से देखना इज़ द बेस्ट आइडिया फॉर दैट। ओके, अब है नेचुरल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं उन्हें हम सैटेलाइट बोलते हैं। ये बहुत स्मॉलर होती है प्लैनेट से। मून जो है वो भी एक नेचुरल सैटेलाइट्स है, क्योंकि वो भी घूमता है प्लैनेट्स के चारों तरफ, मतलब प्लैनेट्स के राउंड में घूमता है। अर्थ के पास एक मून है, जबकि मार्स के पास खुद के 2 मून्स हैं, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के पास बहुत सारे मून्स हैं। लार्ज नंबर है, उनकी काउंटिंग नहीं है। देखिए जनरल में कोई भी ऑब्जेक्ट जो थोड़ा सा लार्जर होता है उसी ऑब्जेक्ट के प्लैनेट के चारों तरफ घूमता रहता है तो उसे हम सैटेलाइट बोल देते हैं। जैसे अर्थ भी एक तरीके से सैटेलाइट है सन का। ओके, तो ये डेफिनेशन है आपकी। तो जो मून है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून। इसको लगभग जो है 27 डेज लगते हैं पूरे अर्थ का रेवोल्यूशन करने में। हमारा जो नियरेस्ट नेबर है, ये सबसे ज़्यादा अच्छा पड़ोसी है हमारा, जो हमारे पूरे स्पेस में है। अनलाइक द अर्थ देयर आर हार्डली ऐसा कोई एटमॉस्फेयर है मून के ऊपर। हाउ बिग इज़ द मून? अगर अर्थ के कंपेयर में बात करें तो मून कितना बड़ा है? मून जो है लगभग 1/4 साइज़ है अर्थ के डायमीटर का। मतलब अगर अर्थ इतनी है तो वो मून जो है वो इतना साइज़ का है हमारा 1/4 क्वार्टर, मतलब 1/4। द मून सरफेस शोज सर्कुलर बाउल, मतलब उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे गड्ढे, सर्कल और गड्ढे टाइप के हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्रेटर्स। बाउल होते हैं, मतलब उसके अंदर जगह होती है, आप कुछ उसके अंदर रख सकते हैं। ये हमारे एस्ट्रॉयड की टक्कर मारने की वजह से होते हैं, और जो रॉक होती है वो भी उसको टक्कर करती है। जैसे देखिए ये गड्ढे हैं, यहाँ पर एस्ट्रॉयड जो मैंने दिखाया था, चट्टानें जो छोटी छोटी गैसों से बनती है वो इससे टक्कर मारते रहते हैं। इसीलिए सिंस देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो पानी और ज़िंदगी नहीं है मून पे। हालांकि ये जो है दीज फीचर्स स्टे ऑन द मून सरफेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये है भी मून पे, लेकिन अभी मून पर इतनी लाइफ पॉसिबल नहीं है जिसे हम लोग रह सकें। हालांकि थोड़ा बहुत उसके अंदर है। ऑल द मून जो है बहुत फार है। ह्यूमन ने हमारे स्पेस क्राफ्ट्स भेजे हैं। अभी रिसेंटली 3 चंद्रयान हमारे जा चुके हैं। आपने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और थर्ड जो चंद्रयान 3 था, जो अभी जुलाई 23 में गया था, वहाँ पर भी गया था। उसके अलावा विक्रम लैंडर जो था अपना चंद्रयान 3 में जो था, वो प्रज्ञान उसका जो रोवर था छोटा सा, जो सक्सेसफुली मून पर लैंड हो गया था 23 अगस्त को, उसने फर्स्ट बना दिया इंडिया को फर्स्ट कंट्री जो मून पर प्रॉपरली लैंड हो गई, और मून के जो साउथ पोल को है उसने डिस्कवर कर लिया है। और अपनी सक्सेस को मार्क करने के लिए इंडिया ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे जो है उसको अनाउंस कर दिया गया है। अब चंद्रयान 4 है जो उसको प्लान किया जा रहा है। इसका मकसद है कि वहाँ से मिट्टी लेकर आए और सैंपल लेकर आए जो रॉक है मून के ऊपर। अब एस्ट्रॉयड होते क्या हैं? नियरली सर्कुलर शेप के होते हैं। अब हमारे सोलर सिस्टम में बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं जो रॉकी होती है, अपने शेप में इरेगुलर होते हैं। इनको एस्ट्रॉयड बोला जाता है। जो सन के आसपास घूमते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है, इसको हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। ओकेजनली जो एस्ट्रॉयड है वो अर्थ के बिल्कुल पास से भी गुजर जाते हैं कई बार। जो साइज़ है एस्ट्रॉयड्स का वो 10 मीटर से 500 किलोमीटर तक हो सकता है। बड़े बड़े एस्ट्रॉयड्स भी हो सकते हैं। समटाइम्स हमारे को जो सोलर सिस्टम है बाहर से कुछ विजिटर आ जाते हैं। इसे हम बोलते हैं, दिस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत बड़ी पूंछ टाइप की होती है जिसे हम कॉमेट्स बोलते हैं। ये डस्ट, गैसेस, रॉक्स और इस जो है हमारी आइस उससे मिलके बन जाते हैं अपने आप। ये कॉमेट जो है वो सन के अप्रोच में होते हैं, तो इनका जो फ्रोज़न मटेरियल होता है वो जो है वो भाप बनना शुरू करते हैं, और उसकी भाप बनने की वजह से क्या होता है, जो टेल है कॉमेट की वो बन जाती है। कॉमेट ऐसे अपीयर करेगा जैसे ही वो सन से दूर जाना शुरू हो जाएगा वो दिखाई नहीं देगा।
तो इसको हमारी नेक्ड आई से देखना बहुत मुश्किल है। समटाइम्स आपने सुना होगा न्यूज़ में कि ये कॉमेट है, शायद ये टकरा जाएगा। हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं ये उस दिन धरती से टकरा सकता है या फिर साइड से निकल सकता है। हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कन्फर्म्ड कि वो निकल ही जाएगा साइड से या वो टकराएगा, ठीक है। तो बहुत सारे जो कॉमेट्स हैं वो हमें मिलते हैं सन के रिवॉल्व अराउंड करते हुए। ये जो है अप्रोच करते हैं सन की तरफ, लेकिन रोज़ नहीं होते, फिक्स नहीं होते, कभी कभार हो सकते हैं पीरियोडिकली। हाउएवर कुछ कॉमेट्स ऐसे हैं जो बाहर निकल जाते हैं उस सोलर सिस्टम से, और जो कुछ जो है वो ब्रोकन अप हो जाते हैं, टूट जाते हैं और सन के ऊपर गिर जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ प्लैनेट्स भी हो सकते हैं कि तरफ भी वो चले जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनका फिक्स्ड इंटरवल हो। पीरियोडिकली मतलब जब मर्ज़ी, कुछ कोई 10 दिन में, कोई 1 महीने में, कोई 1 साल बाद आ सकता है। फ्यू कॉमेट्स है वो एस्केप हो जाते हैं सोलर सिस्टम में। तो ये मैंने आपको बताया दिया था। हमने देखा कि सोलर सिस्टम किस किस ऑब्जेक्ट से बना होता है, कौन कौन से हमारे पास प्लैनेट्स हैं उन्हें बोलते हैं। तो उसके अंदर एस्ट्रॉयड भी होते हैं, कॉमेट्स भी होते हैं। ये सब मिलके हमारे सोलर सिस्टम बनता है। सन जो है वो हमारा स्टार है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम का। सन जो है लगभग सबके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे सोलर सिस्टम को, चाहे वो प्लैनेट्स हो, एस्ट्रॉयड्स हो, कॉमेट्स हो। सब जो हैं सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो दिन में शाइन करते हैं क्योंकि सन ब्राइट करता है और वो रिफ्लेक्ट करते हैं उसको। अब बियॉन्ड द सोलर सिस्टम से आगे क्या है? संस्कृत में हम लोग कॉमेट्स को धूमकेतु भी बोला जाता है, तो यह पढ़ लेना। अब हमारे सोलर सिस्टम से आगे क्या है? सोलर सिस्टम से आगे है मिल्की वे गैलेक्सी, जहाँ पर मूनलेस नाइट स्काई होती है, मतलब जहाँ पर चांद भी नहीं दिखाई देता। वो जो स्काई होती है वो हमें डार्क लोकेशंस से मिलती है जो सिटी लाइट से बहुत दूर होती है, उसके अलावा हम इसे देख नहीं सकते। इसको फेंट बैंड ऑफ लाइट नियर नॉर्थ टू साउथ जो हमें एक फेंट बैंड दिखाई देता है, इस तरीके से एक सर्कुलर सा एक बैंड सा दिखाई देता है, जैसे हम फ्रेंडशिप बैंड कहते हैं, इस तरीके से दिखाई देता है। दिस इज़ आवर होम गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी, और अक्षगंगा कहा जाता है। इस गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार है और हमारा जो सोलर सिस्टम है उस पूरी मिल्की वे गैलेक्सी का सिर्फ एक पार्ट है। ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये हमें डार्क लोकेशन जो है लद्दाख की, वहाँ से दिखाई देते हैं। अब एक और क्वेश्चन है कि मिल्की वे गैलेक्सी से भी आगे क्या है? क्या कहीं और लाइफ है इस यूनिवर्स में? तो बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं यूनिवर्स में। मिल्की वे गैलेक्सीज़ के अलावा भी साइंटिस्ट ने कुछ स्टडी की हैं स्टार्स को, गैलेक्सी को और यूनिवर्स को। अभी वो स्टडी कर भी रहे हैं अभी भी, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि लाइफ अभी भी इसके ऊपर रिसर्च जारी है। अभी तक हमें हमारी अर्थ के अलावा कहीं और लाइफ मिली नहीं है, लेकिन यूनिवर्स में हो सकती है, अभी हमें कंफर्म नहीं है। इसके लिए सर्च है जो जनरली जो है वो एक्सो प्लैनेट्स की तरफ चल रही है। प्लैनेट्स जो हमें डिस्कवर्ड हुए हैं अभी तक, जो रिवॉल्व कर रहे हैं अदर स्टार, जैसे सन की तरफ जो कर रहे हैं वो तो हमारी गैलेक्सी है, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई गैलेक्सी में कोई सन है, कोई स्टार वहाँ पर है, तो ये अभी हमें नहीं पता। जब तक साइंटिस्ट को ये मिल नहीं जाता, कोई प्रूफ नहीं मिल जाता है, तब तक हम इसे नहीं बोल सकते। तो ये अभी चल ही रहा है। तो यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और मैं जल्दी से जल्दी आपकी जो है साइंस और एसएस दोनों की बुक्स कंप्लीट करूँगी। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।